आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की जानिब से ख़ास पेशकश शख्सियत हिंद। तहे दिल से आपका शख्सियत हिंद की आज की इस किस्त में इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, कितने ही मुस्लिम मुजाहिदीन जिन्होंने आज़ादी की अजीम तहरीक में हिस्सा लिया था, आज उनको मुल्क फरामोश कर चुका है। उन तमाम अशख़ास के ज़िक्र को शख्सियत हिंद के इस एपिसोड में हम शामिल करते हैं, उनके तमाम खिदमात से आपको रुआबरू करवाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अब तक की सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा पुरजोर अपील या नारा कह लीजिए, भारत छोड़ो यानी हिंदुस्तान छोड़ो ने अंग्रेज़ों से कहा कि वो एक बार और हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ दें। दिलचस्प बात यह है कि अवाम ये सोचती है कि नारा महात्मा गांधी ने दिया, बल्कि इस बात को साफ तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, ये नारा था यूसुफ मेहर अली का। भारत छोड़ो और साइमन गो बैक दोनों नारे हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की एक गैर मारूफ हीरो यूसुफ मेहर अली खान ने लगाए थे। यूसुफ मेहर अली 3 सितंबर 1903 को बम्बई में पैदा हुए थे। 50 साल पहले उनके परदादा ने बम्बई की पहली टेक्सटाइल मिलों में से एक कायम की थी और तब से ये ख़ानदान खुशहाल था, आबाद था। एक नौजवान लड़के के तौर पर मेहर अली अपने इर्द गिर्द पैदा होने वाली कौम परस्त तहरीकों के बारे में मुतजस्सिस थे। जब वो हाई स्कूल में थे तो वो मुख्तलिफ अक़वाम की इनकलाबी तहरीकों और उनमें नौजवानी के किरदार के बारे में पढ़ने में ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे। सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान के आला तबके के तासुबात का मुशाहिदा करने के बाद ये एहसास उनको हुआ कि मेहनत कश तबके की जद्दोजहद से हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हो सकती है। जल्द ही आज़ादी की जद्दोजहद का एक सख्त हामी बनने के बाद नौजवान यूसुफ को उसके बरतानवी हामी ख़ानदान ने एक शर्मनाक बगावत के तौर पर देखा। उनकी नापसंदीदगी से मुतासिर हुए। वो भारदा हाई स्कूल से स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद तहरीक में शामिल हो गए। बीए करने के बाद अल्फिंस्टन कॉलेज से तारीख और माशियात में वो फरवरी 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 7 बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट का एक ग्रुप साइमन कमीशन आईनी इस्लाहात की तजवीज़ देने के लिए हिंदुस्तान आया था, लेकिन उसमें एक भी हिंदुस्तानी रुकन नहीं था। इस गैर मुनसिफाना और तौहीन आमेज़ फैसले से हिंदुस्तानियों में शदीद गुस्सा और मायूसी फैल गई थी। इसी साल बम्बई यूथ लीग की बुनियाद रखने के बाद मेहर अली ने फौरी तौर पर साइमन कमीशन के खिलाफ एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इन्होंने इब्तदाई तौर पर समंदर में ही मेंबरान से मिलने के लिए कोशिशों पर एक मेहनताना मंसूबा बनाया था, लेकिन यह मंसूबा लीक हो गया और पुलिस ने उसे होने से रोकने के लिए सख्त इक़दामात उठाए। बेबाक मेहर अली और दूसरे नौजवान को लेकर लिबास पहनकर बम्बई बंदरगाह तक रसाई हासिल करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कमीशन के अरकान का स्याह झंडों और साइमन गो बैक के नारे के साथ इस्तकबाल किया। पुरअज़्म मुजाहिरीन पर 3 बार लाठी चार्ज किया गया था, लेकिन वो 1 इंच भी ना हिले। जैसे ही मुजाहिरे की खबर जंगल की आग की तरह फैली, शहर भर के इदारों ने बेसाख्ता हड़ताल करना शुरू कर दिया। रातों रात मेहर अली की हिम्मत और नारा महात्मा गांधी समेत सबके लबों पर जारी हो गया, साइमन गो बैक। इन्होंने न सिर्फ एक ताकतवर बरतानवी सियासतदान के सामने अपना नारा लगाने की जुर्रत की थी, बल्कि उन्होंने अपने सियासी बुजुर्गों की हिदायत की भी खिलाफ वर्जी की थी, जिन्होंने बेअमली का मशवरा दिया था। नाजरीन, कितने ही मुस्लिम मुजाहिदीन जिन्होंने आज़ादी की अजीम तहरीक में हिस्सा लिया था, आज उनको मुल्क फरामोश कर चुका है। यह तासुब की नज़र से मुसलमान मुजाहिदीन को तारीख के अवराक से मिटा दिया गया है। यूसुफ मेहर अली भी उनमें से एक है, इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। मेहर अली को एक मर्तबा फिर साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और नासिक जेल में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। यही वो जद्दोजहद आज़ादी की बुनियाद परस्त सोशलिस्ट लीडरों में से मिले और उनसे बातचीत की। साल 1934 में रिहाई के बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, नरेंद्र देव, अचित पठावदन, मनु मिसानी और दीगर के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी।
تنظیم نے طبقاتی یکجہتی کے ذریعہ فرقہ وارانہ تقسیم کو عبور کرنے اور سوشلزم کے ذریعے معاشی بالاختیار بنانے کی امید ظاہر کی۔ 1938 میں مہر علی نے میکسیکو میں ہونے والی علمی ثقافتی کانفرنس میں شرکت کرنے سے پہلے نیو یارک میں ورلڈ یوتھ کانگریس میں ہندوستانی وفد کی قیادت بھی فرمائی۔ یہاں وہ مغرب کے مقابلے میں ہندوستان میں عصری مسائل پر لٹریچر کی کمی کا شکار ہوئے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پرعزم انہوں نے لیڈر آف انڈیا کے عنوان سے کتابوں کی ایک سیریز تصنیف کی، جس میں موجودہ موضوعات پر توجہ دی گئی اور ان کا گجراتی، ہندی اور اردو میں ترجمہ بھی پیش کیا۔ پیش لفظ سے ایک اقتباس ہے جو انہوں نے لکھا تھا۔ مہر علی لکھتے ہیں، خیالات کے پھیلاؤ کے لیے ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر پمفلٹ اور کتابچہ کا عروج واقعی قابل ذکر ہے۔ ان براعظموں کے ایک اپنے دوروں کے دوران میں اس کردار سے بہت متاثر ہوا کہ اس طرح کے بروشرائے رائے عامہ کو ڈھالنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں موضوعات ادب کا ایک خزانہ موجود ہے جو ہندوستان میں اس کی کمی کے بالکل برعکس ہے۔ پدما پبلیکیشنز کی کرنٹ ٹاپکس سیریز اسی ضرورت کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ خیال یہ ہے کہ ہر چند ماہ بعد موجودہ دور کے تنازعات اور مستقبل پر ان کی اثرات کے حوالے سے موضوع یا خصوصی دلچسپی کے موضوع پر ایک کتابچہ شائع کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ صرف سیاسی سوالات تک محدود نہیں رہے گا، ہر عنوان کو خوشنما شکل میں شائع کیا جائے گا۔ قیمت پر سب کی پہنچ برابر رہے گی۔ اگلے چند سالوں میں مہر علی کو ممنوعہ احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور انفرادی ستیاگرہ میں حصہ لینے کے الزام میں کئی بار گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس عظیم شخص نے کبھی ہار نہیں مانی۔ شخصیت ہند کی آج کی اس قسط میں ہم نے ان تمام باتوں کو شامل کیا، ان تمام خدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا جو یوسف مہر علی نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اپنی طرف سے سر انجام دی تھی۔ کل بھی یہ ذکر جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔